गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और वीडियोस को बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम IRMS भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों रूट वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का जो माध्य है उसका जो वर्गमूल वैल्यू होती है, यानी धारा के वर्ग का औसत का वर्गमूल जो है कि वैल्यू जो है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, मतलब हम धारा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका पहले हम स्क्वायर कर लें, उस स्क्वायर का एवरेज निकाल लें और उस एवरेज वैल्यू का हम रूट निकाल लें, उसे हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं और उसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? IRMS से। तो बच्चों आज हम किसी प्रत्यावर्ती धारा के IRMS का मान पढ़ेंगे और कला के बारे में पढ़ेंगे, यानी फेस के बारे में कि फेस क्या है और कलांतर क्या होता है, यानी फेस डिफरेंस क्या है। ठीक है, फेस डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि फेस डिफरेंस किस प्रकार होता है और फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो यहां पर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है, ऑब्जर्व करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान। तो बच्चों किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए धारा के वर्ग का औसत जो होगा I स्क्वायर का एवरेज बराबर क्या होगा, आपको हमने बताया है इंटीग्रेशन ऑफ बाय 0 to t और I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, यानी 1/t। इसको हम लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I स्क्वायर dt। लिखेंगे ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी होती है, सिंस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो I स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t। I स्क्वायर की जगह हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, चूंकि I नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है इसलिए इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया I नॉट स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन का कोई तरीका नहीं है, तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे कि सिर्फ t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t की वैल्यू भी हम रख देंगे और साइन स्क्वायर, देखिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2
ओमेगा टी अपॉन 2। एक्चुअली क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, तो यहां से 2 बटन चला जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अतः आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखा, ओमेगा ऊपर चला गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने रखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। बाई 2 बाहर चला आया, यहां पर हो गया 4। आई स्क्वायर एवरेज बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब सीधे हम इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। इंटीग्रेशन किया तो देखो यहां पर 2 बाहर चला आया तो बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 1 को dt से गुणा किया तो ये हो गया आपका dt और cos 2 ओमेगा टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन किया तो dt माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी हो जाता है, तो sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। भाई जो t के साथ में है वो साथ में नीचे आ जाएगा और जो लिमिट है वो 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा लग गया। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, तो ओमेगा बाई 2 पाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2, टी की लिमिट रखी तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 और माइनस यहां पर जब लिमिट रखी तो यहां पर देखिए ये 2 ओमेगा बाहर ले लेंगे तो 1 बाई 2 ओमेगा बाहर ले लिया और sin 2, तो यहां पर sin 2 ओमेगा टी, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ये हो गया sin 4 पाई। हुआ ना? समझ में आ रही बात? अच्छा, 0 रखा तो ये हो गया sin 0। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, sin 0 की वैल्यू क्या, sin 0 की वैल्यू 0। भाई sin t की वैल्यू 0 रखोगे तो sin 0 हो गया, तो sin 0 की वैल्यू 0 हो गई और sin 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो ये बचा क्या, ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और यहां केवल बचा क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा मर गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बचा। तो यानी आपका बचा क्या, आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है? अच्छा, जैसा कि हम लोग निकालना चाह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो अतः आई आर एम एस बराबर क्या होगा, अंडर रूट आई एवरेज स्क्वायर। भाई आई स्क्वायर का जो एवरेज है उसका स्क्वायर रूट करोगे, इसका स्क्वायर रूट किया तो क्या मिला, आई नॉट बाई रूट 2। इसका मतलब जो आई आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो आई नॉट यानी धारा के प्रत्यावर्त धारा के अधिकतम मान का 1 बाई रूट 2 गुना है। ठीक है, 1 बाई रूट 2 गुना है। अगर रूट 2 की वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707 आई नॉट, यानी आई नॉट का 0.707 गुना जो होता है वही आई आर एम एस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
क्लियर बात, ठीक है। तो ये धारा का जो है आरएमएस मान है। इसी तरह से इसी प्रकार Vrms भी होता है। वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी जो है वो यही होगा V नॉट बाई रूट 2 यानी बराबर 0.707 V नॉट, ठीक है। ये यानी वोल्टेज के अधिकतम मान का 1/√2 गुना, ठीक, क्लियर है बात। तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकाल सकते हैं, Irms की वैल्यू। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूमेरिकल में कई जगह पर यहाँ आपको काम आने वाला है, ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर एक एनसीईआरटी का एक प्रश्न है कि एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी होगी। यानी आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है V नॉट और आपसे Vrms पूछ रहा है। ऐसे ही बी पार्ट में एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एंपियर है, तो शिखर धारा बतानी यानी करंट का Irms वैल्यू दिया हुआ है और आपको I नॉट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ए पार्ट में तो यहां पर आपको दिया हुआ है शिखर मान यानी V नॉट बराबर 300 वोल्ट, ठीक है। तो हमें Vrms निकालना है, Vrms। अभी आपने पढ़ा कि Vrms जो है वो V नॉट बाई रूट 2 के बराबर होता है। V नॉट की वैल्यू हो गई 300 बाई रूट 2, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा 150 रूट 2, 150 को रूट 2 से यानी 150 इंटू 1.414 से गुणा कर लो, 15 को 60, 15 एकम 15 और 6 21, 15 को 60 और 2 62 और 15 एकम 15 6 21, ठीक है। और एक जीरो और लगा दिया, 3 अंक के पहले डेसिमल यानी 212.1 वोल्ट। ये आपका क्या वैल्यू आ गई Vrms की, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 212.1 यानी 212.1 वोल्ट। ठीक इसी तरह से सेकंड बी पार्ट में एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान दिया हुआ है यानी Irms वैल्यू दी हुई है 10 एंपियर। शिखर मान निकालना है I नॉट, तो I नॉट क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू Irms, होगा कि नहीं होगा। तो रूट 2 यानी 1.414 और Irms है 10, गुणा कर दिया तो 14.14 एंपियर। ये धारा का पीक वैल्यू है, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा एक बात बच्चों और आपको बता दें कि जो भी हमारे घरों में वोल्टेज या करंट जो आता है या हमारे जो यंत्र उपकरण जो बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को नापते हैं, तो वो वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू को ही बताता है, पीक वैल्यू को नहीं बताता है, वो आरएमएस वैल्यू को ही बताता है। इसी तरह से जो एमीटर के थ्रू हम करंट को मापते हैं, वो एमीटर भी हमें उसके आरएमएस मान को बताता है, ठीक है। तो कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमीटर के द्वारा हम धारा के किस मान को नापते हैं, I नॉट को, Irms को, ठीक है। तो आप Irms को ही मापते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे मापक उपकरण हैं तो वो हमारे धारा या वोल्टता के आरएमएस वैल्यू को प्रत्यावर्ती धारा में मापते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है छोटे नंबरों में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, ठीक है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान
कितना है और एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय हो रही है। तो पहले हम धारा का आरएमएस मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपको दिया हुआ है आर, प्रतिरोध आर दिया हुआ है 100 ओम, और जो वोल्टेज दिया हुआ है ये Vrms है, जो कि आपको अभी हमने बताया कि जो वोल्टेज हमारे घरों में आता है वो Vrms मान होता है। तो ये हो गया आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में परिपथ में धारा का आरएमएस मान, तो Irms बराबर I V/R होता है ना, तो Vrms बाई R। Vrms की वैल्यू कितनी हो गई 220 बटे 100, 0 0 कट गया, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 2.2 एम्पियर। ये धारा का Irms मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट बी में पूछा गया है पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। तो एक पूरे चक्र में व्यय नेट शक्ति P बराबर Irms स्क्वायर इंटू आर। आपने फार्मूला पढ़ा है आई स्क्वायर आर। Irms की वैल्यू है 2.2 का स्क्वायर और आर है 100। 2.2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हुआ 4.84 और इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो 484 वॉट। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, आरएमएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V और धारा I में कला अंतर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कला क्या होती है। तो आपने देखा है कि करंट का जो इक्वेशन आप लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये साइन के साथ जो भी लिखा होता है इसी को हम कला यानी फेज कहते हैं। ठीक है, तो इस फेज में जब वोल्टेज और धारा, यहां पर देखिए ये सेम फेज में, कभी कभी कुछ परिपथों में जिनमें प्रेरकत्व लगा होता है या जो है आपका संधारित्र लगा होता है, उन परिपथों में वोल्टेज और धारा अलग अलग फेज में हो जाते हैं, यानी इनमें कुछ डिफरेंस हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कलांतर। यानी जैसे कि आप देखिए ये वोल्टेज है और यहां पर ये करंट है। अब आप देख रहे हैं कि जब करंट वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, फिर वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, यानी करंट और वोल्टेज एक साथ साथ चल रहे हैं। तो यहां पर कला में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ परिपथों में क्या होता है कि जो यहां पर वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है वो अलग अलग। देखिए यहां पर क्या होगा कि तो यहां पर अगर आप देखें तो वोल्टेज करंट से कुछ आगे चल रहा है, सॉरी करंट जो है वोल्टेज से कुछ आगे चल रहा है। जब वोल्टेज जीरो है करंट उस समय ज्यादा है। यहां पर देखिए जब वोल्टेज हाई है तो करंट का मान क्या हो गया जीरो हो गया।
फिर जब वोल्टेज 0 हुआ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो है हाई हो गया। तो आप देख रहे हैं करंट जो है यहाँ पर आगे चल रहा है, यानी करंट अग्रगामी है। करंट जो है वो क्या है, अग्रगामी है। इसको हम कहते हैं लीडिंग, करंट इज लीडिंग, यानी करंट लीड कर रहा है। तो वहां पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव मतलब कुछ एंगल वो आगे है, और यहां पर जो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये माइनस फाइव हो जाएगा, यानी कुछ पीछे चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो फेज में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस है कि नहीं है, इसको हम फेज डिफरेंस यानी कलांतर कहते हैं। यानी वोल्टेज और धारा में जो फेज में डिफरेंस हो जाता है, अंतर आ जाता है, जब करंट आगे चलने लगे, लीड करने लगे या लैग करने लगे, पश्चिगामी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है कलांतर यानी फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं बच्चों आज के वीडियो में आपको सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग तरह के परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, सीआर परिपथ। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, और उन परिपथों में फेज डिफरेंस किस तरह से होता है, और अलग अलग चीजों को वहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फेजर डायग्राम सीखेंगे, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं उनको सीखेंगे। तो तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़ाई को बढ़िया से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।